भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यदि कहीं पर तानाशाही है तो वह पश्चिम बंगाल में है, जहां पर विपक्षियों और विरोधियों को दबाने के लिए हिंसक साधनों के उपयोग से भी संकोच नहीं किया जाता है, जहां पर मीडिया भी वही नैरेटिव चलाती है जो तृणमूल कांग्रेस का है। और पुलिस का राजनीतिकरण तो 1960 के दशक से ही हो चुका है, जहां पर हर राजनीतिक दल जो सत्ता में आता है वह पुलिस बल का उपयोग अपने बाहुबल के रूप में करता है और अपने कार्यकर्ताओं पर मामलों को दबा दिया जाता है, वहीं दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है। ऐसा ही नौकरशाही के साथ है, जो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन है और उसे कोई स्वतंत्रता नहीं है। और इस प्रकार से लोकतंत्र के जो चार स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारी और मीडिया, उनमें से तीन तो विधायिका के पक्ष में ही है और एक जो न्यायपालिका विधायिका के अनुसार काम नहीं कर रही है, वह तृणमूल कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसलिए पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांग की है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को पद से हटाया जाए। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और उसका कहना है कि इस पत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, न ही बार काउंसिल उसकी कोई राजनीतिक इकाई है। लेकिन इस बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार देव, वह 6 बार विधायक रहे हैं, जिनमें से 5 बार चुनाव वे तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। अभी भी वे तृणमूल कांग्रेस में ही है और 2021 का चुनाव भी वे जीते हैं बजबज से, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ता है। इस प्रकार से राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात पर संदेह हो जाता है। साथ ही है जो 26 सदस्यों की बार काउंसिल है, इसमें और भी कई सारे नेता हैं जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से है। तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद भी इस बार काउंसिल में है। ऐसे में यह दावा पूरी तरह से गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि तृणमूल कांग्रेस को क्या समस्या है राजेश बिंदल से, तो इसका जवाब स्वयं जो पत्र लिखा गया है उसमें ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें कई बिंदुओं को रेखांकित किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह पत्र तृणमूल कांग्रेस की ओर से ही लिखा गया है। सबसे पहला बिंदु जो है वह 17 मई की घटना का है, जहां पर नारदा स्टिंग मामले में मुख्य न्यायाधीश ने 3 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जमानत नहीं दी थी, जिनमें से 2 मंत्री भी थे। इसका विरोध किया था सीबीआई कोर्ट में। जो कानून मंत्री हैं वे चले गए थे 100 तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ। साथ ही ममता बनर्जी ने भी सीबीआई कार्यालय के आसपास घेराबंदी की थी और आंदोलन किया था। इस प्रकार से इस चीज की आलोचना भी मुख्य न्यायाधीश ने की है और कहा है कि न्यायालय आखिरी रिसोर्ट होता है लोगों का और वहां पर लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भले ही कोई कार्यवाही हो रही हो राजनीतिक व्यक्ति पर ही, लेकिन वह समान रूप से चले। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा किया है उसकी आलोचना भी न्यायाधीश ने की और इस तरह से तब से वे तृणमूल कांग्रेस की आंख में खटकने लगे। दूसरा बिंदु कहता है कि यह मामला अब 5 न्यायाधीशों की पीठ को हस्तांतरित किया जा चुका है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, और इस तरह से उन्हें समस्या है कि यह 5 न्यायाधीशों की पीठ क्यों नारदा मामले को सुने। तीसरा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो पूरा मामला हुआ था नंदीग्राम में चुनाव को लेकर और इसके विरुद्ध याचिका डाली थी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कि वे इस निर्णय से सहमत नहीं है, उस मामले को एक दूसरे जस्टिस को दे दिया गया है, कौशिक चंदा को, जबकि यह पहले मामला गया था सब्यसाची भट्टाचार्य जी के पास। और इसलिए तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चंदा का संबंध है भाजपा से, वे पूर्व में भाजपा के सदस्य रह चुके हैं और ऐसे में वह यह निर्णय जो करेंगे वह पक्षपातपूर्ण होगा और इसलिए उन्हें इससे हटा दिया जाए। साथ ही जो ममता बनर्जी के अधिवक्ता हैं उन्होंने भी न्यायाधीश से स्वयं कहा था कि वे इस मामले से पीछे हट जाएं और इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझकर यह मामला भाजपा समर्थित न्यायाधीश को दिया गया है। साथ ही इस बात पर भी प्रश्न उठाया गया है कि अभी तक जो भी राजनीतिक और न्यायिक करियर रहा है न्यायाधीश का, वह एक तरह से प्रशासनिक ही रहा था, उन्होंने कोई बड़े निर्णय नहीं सुनाए हैं। ऐसे में उनके निर्णयों पर संदेह भी व्यक्त किया गया है। साथ ही जो सीबीआई ने आरोप लगाए थे ममता बनर्जी और कानून मंत्री पर अपना घोषणा पत्र दायर करके, उसके जवाब में जब ममता बनर्जी घोषणा पत्र दायर करना चाहती थी तो ऐसा करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई थी। बाद में कानून मंत्री और ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश भारत से इस बात की अनुमति ली और तब जाकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में वे अपना घोषणा पत्र दायर कर पाए थे। तो इस तरह से कई सारे मामलों में तृणमूल कांग्रेस को लगने लगा है कि न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। साथ ही हाल ही में जब मुख्य न्यायाधीश बिंदल
मिले थे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से, उस बात से भी समस्या है, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट कहा है और इस तरह उनमें नोकझोंक काफी होती रही है, सार्वजनिक रूप से भी। और अब इन दोनों का आपस में मिलने से तृणमूल कांग्रेस को संदेह है कि ये दोनों भाजपा की ओर से लाए गए हैं और तृणमूल सरकार को बदनाम करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो तृणमूल कांग्रेस को सता रही है वह है पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पर, जिसके लिए न्यायाधीश ने पहले निर्णय सुना दिया था कि वे मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करेंगे और उन्होंने निर्देश भी दे दिया है एक पैनल का गठन हो जो सभी हिंसा के मामलों की जांच करे। और जब राज्य सरकार ने निवेदन किया कि मानवाधिकार आयोग को इसमें न लाया जाए, तब भी यह बात न्यायाधीश ने नहीं मानी और अब लगभग 3,500 मामलों की जांच यह मानवाधिकार आयोग ही करेगा, जिससे ममता बनर्जी को भय है कि यदि हिंसा के मामले उजागर हो गए और जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी मानवाधिकार आयोग द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को, उसमें यदि तृणमूल कांग्रेस पर काफी आरोप लगाए गए तो ममता बनर्जी की छवि खराब होगी और साथ ही अब जो अपने आप को वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है और साथ ही एक लोकतांत्रिक छवि भी अपना रही है, उसे गहरा आघात पहुंचेगा। और इसलिए ममता बनर्जी को चिंता है कि यह न्यायाधीश जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में रहेंगे तब तक उनके लिए समस्या खड़ी करेंगे और इसलिए यह पत्र लिखा गया है। अब यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश इस बात को मान लेते हैं तो यह बहुत गलत होगा, क्योंकि यह एक ट्रेंड सेट कर देगा जिसमें कभी भी यदि निर्णय सरकार के अनुसार नहीं हुए तो सरकार इसी प्रकार की पद्धति अपनाएगी और मुख्य न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही करेगी। लेकिन वहीं यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसी कि संभावना है, इस पत्र को ध्यान नहीं देते हैं तब भी बुरा होगा, क्योंकि इस पत्र के सहारे से बार बार तृणमूल कांग्रेस दबाव बनाएंगे मुख्य न्यायाधीश पर कि वे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े मामलों से पीछे हट जाएं, क्योंकि उन पर पहले से इस पत्र में संदेह व्यक्त किया जा चुका है और यह और बुरा होगा। और इससे बचने के लिए सबसे बेहतर यह होगा कि जो पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने पत्र लिखा है मुख्य न्यायाधीश को, उसके जवाब में एक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाए अशोक कुमार देव पर, तभी यह मामला पूरी तरह से दब सकेगा। नहीं तो भविष्य में इस पत्र की सहायता से तृणमूल कांग्रेस लगातार दबाव बनाती रहेगी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल पर। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।